रात के 9 बज रहे हैं। नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आला कमान के नाम 23 नेताओं की चिट्ठी से शुरू हुआ कांग्रेस का घमासान जारी है। चिट्ठी में लिखी बातों पर अडिग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अब पूरी कार्य समिति के चुनाव की ही मांग कर डाली है। चिट्ठी में लिखी बातों को दोहराते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस का हर राज्य और जिला अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसकी भी कांग्रेस के आंतरिक कामकाज में वास्तव में रुचि है वो हमारे प्रस्ताव का स्वागत करेगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारा इरादा कांग्रेस को सक्रिय और मजबूत बनाने का है, लेकिन जिन लोगों को केवल अपॉइंटमेंट कार्ड मिले वो हमारे प्रस्ताव का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि CWC के सदस्य चुने जाने में क्या हर्ज है। हमको पीड़ा होगी जो स्तर में नहीं थे या कांग्रेस के पार्ट का हिस्सा नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं इलेक्शंस न करने और न कराने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा है, वो उसकी आलोचना करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने सवाल किया कि क्या हम जैसे पुराने कांग्रेसी को भला बुरा कहने वाले अनुशासनहीनता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पर जो दूसरों से मिले होने का आरोप लगाते हैं, मेरी नजर में वो दूसरों से मिले हुए हैं। जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिनको अपॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है, वो सब विरोध करते हैं। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट PCC या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। आजाद ने कहा कि अगर हम ये मुद्दे नहीं उठाते तो बीजेपी की ज्यादा मदद होती। बता दें कि जिन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी उनमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी में संगठन में सुधार करने और पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की थी, जिसे लेकर CWC की बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। यूपी की योगी सरकार ने मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने लखनऊ में मुख्तार की 2 अवैध संपत्तियों को गिरा दिया। वहीं मऊ में भी मुख्तार गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज सुबह लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के डालीबाग स्थित 2 अवैध निर्माण सरकार ने जमींदोज करवा दिए। 20 से ज्यादा JCB मशीनों से अवैध निर्माण ढाया गया। ये दोनों बिल्डिंग पहले मुख्तार अंसारी की मां के नाम थी, जिनकी गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी। ये मूलतः निष्क्रांत संपत्ति यानी 1956 से पहले पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति है। चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। बीते दिनों मऊ पुलिस ने भी मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। मुख्तार गैंग के 22 सदस्यों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। मुख्तार के 12 गुर्गों को जिला बदर किया गया। गैंग के 26 सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया था। मुख्तार गैंग के 10 अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी गैंग के जो सहयोगी अपराधी थे उनमें से 22 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 12 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। मुख्तार पर शिकंजा कसने के साथ प्रशासन उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है जिनकी मिली भगत से मुख्तार गैंग फला फूला। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके संरक्षण में अवैध निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, सरकार मुख्तार से बिल्डिंग तोड़ने का खर्चा और अब तक का किराया भी वसूलेगी। मुख्तार अंसारी के अलावा यूपी सरकार ने एक और बाहुबली नेता अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसा है। प्रयागराज में अतीक गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भूमाफिया, बाहुबली और वांछित अपराधियों पर शिकंजा कसने के अभियान में अतीक अहमद गैंग के 8 गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने सिविल लाइन्स इलाके से अतीक अहमद के खास और करीबी मल्ली समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान करीब 25 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक चकिया में 2.5 करोड़ के 2 मकान, कालंदीपुरम में 2.5 करोड़ के 2 मकान भी शामिल हैं। कुल 5 संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। इस कुल 5 संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है, जिनकी कुल लागत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। शेष 2 और प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी प्रचलित है। योगी सरकार की इस कार्रवाई को विपक्ष के हमलों का जवाब माना जा रहा है। दरअसल विपक्ष यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। सरकार की कोशिश है कि ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों के बीच बड़ा संदेश जाए। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है और इनके निशाने पर यूपी के 2 बड़े बाहुबली हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। दोनों के खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दोनों के गुर्गों को लगातार गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अवैध संपत्तियों को जब्त भी किया जा रहा है।
चुनावी राज्य बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। महागठबंधन को टाटा बाय बोल चुके बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी की एनडीए से डील पक्की मानी जा रही है। मांझी की काफी दिनों से जेडीयू के साथ बातचीत चल रही थी। डील फाइनल होने के बाद मांझी आज सीएम हाउस पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए गठबंधन में 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं जेडीयू ने मांझी को 5 सीट का ऑफर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर के उनकी मुलाकात हुई है। निसंदेह जब दो बड़े नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं तो राजनीतिक बातचीत भी होती है। 30 से पहले हमारी पार्टी का जो भी निर्णय हो लेना है, 30 तारीख के पहले हमारे नेता ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हम मीडिया के सामने बताएंगे। राजनीतिक परिवर्तन चुनाव के समय होते रहता है। अगले 1-2 दिन में जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महागठबंधन छोड़ने और एनडीए का दामन थामने का उन्हें क्या इनाम मिलता है। कोरोना काल में बिहार सरकार के एक फरमान ने सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है, खासकर ऐसे कर्मचारियों की जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से 23 जुलाई को एक आदेश निकाला गया, जिसके मुताबिक सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन की मजबूती के लिए सरकारी कर्मचारियों के कामों की समीक्षा की जाए। इस आदेश के मुताबिक सभी विभागों को अपने महकमे के 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की कार्य दक्षता की समीक्षा करनी होगी। अयोग्य पाए गए कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा सकता है। यह आदेश सभी विभागों के लिए है, लेकिन बिहार पुलिस में इसको लेकर काफी हड़कंप है। इस आदेश पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा एतराज जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने इसे सरकार का तुगलकी आदेश बताया है। मैं मांग करना चाहता हूं पुलिस मुख्य सरकार से कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए और एक अलग कमेटी बनाया जाए। कमेटी के समीक्षा करे कि सही मायने में एक सरकारी कर्मचारी ये काम करने में दक्ष नहीं है, सही नहीं है, किसी भी उम्र के हो, अगर नहीं है तो उस पर निर्णय ले। मृत्युंजय सिंह ने सरकार से मांग की है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने आदेश वापस न होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में भी रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हर दिन तेजी से बढ़ते मामले टेंशन दे रहे हैं। देश में अब कोरोना के कुल मामले 33,10,235 हो गए हैं। 25,23,772 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में अब कुल एक्टिव केस 7,25,991 हैं। अब तक 60,472 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 75,760 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,023 लोगों की मौत हुई है। इस बीच यूपी 50 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यूपी में हर दिन करीब 1,40,000 टेस्ट हो रहे हैं। एक महीने पहले यानी 28 जुलाई तक सिर्फ 20 लाख टेस्ट हुए थे। एक महीने में ही राज्य ने 30 लाख टेस्टिंग कर 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की वैक्सीन बनाए जाने की एक निष्पक्ष और समावेशी रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। कोरोना की वैक्सीन कब आएगी इसका तो नहीं पता, पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा, कोरोना काल में लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य से नहीं खेला जा सकता। जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथपुरी यात्रा की दलील दी तो अदालत ने कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाजत मांग रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा एक खास जगह पर होती है, जहां रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर एक जगह की बात होती तो जुलूस का आदेश दे सकते थे। मुहर्रम इस साल 29 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाना है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग की थी। देश में कोरोना के कारण भीड़ और जुलूस पर प्रतिबंध है, इस कारण अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकती। देश भर में कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर विरोध बढ़ रहा है। नीट और जेईई के बाद अब राज्य स्तर की परीक्षा को लेकर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर कांग्रेस ने मांग क्या उठाई? अब राजस्थान में होने वाली दूसरी परीक्षाएं भी छात्र रद्द करने की मांग करने लगे हैं और इसका अखाड़ा बनी है राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहां नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां छात्रों का एक और गुट भी आ गया। ये छात्र वन विभाग की अगले महीने होने वाली परीक्षा को टालने की मांग करने लगे। इन छात्रों का कहना है कि जब नीट और जेईई की परीक्षा से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है तो सरकार को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए और वन विभाग की परीक्षा को भी फिलहाल टाल देना चाहिए। जेईई एनईटी के लिए सरकार कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। सर हमारा एग्जाम है राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस का एसीएफ एग्जाम है 20 से 27 सितंबर तक होने वाला है। तो हम चाहते हैं आरपीएससी की इस परीक्षा तिथि को भी आगे बढ़ाओ। आप कोविड की परिस्थिति को देखते हुए 20 अक्टूबर तक निकाय चुनाव को निरस्त करते हैं तो वही कोविड की परिस्थिति हमारे लिए लागू है। 20 से 27 सितंबर के बीच राजस्थान वन विभाग की परीक्षा होनी है। करीब 1,20,000 छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा कराने का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राज्य में वन विभाग की परीक्षा को क्यों नहीं टाला जा रहा। मोदी सरकार ने 78 नए रूट पर उड़ान योजना को मंजूरी दे दी है। अब इन रूट्स पर लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। उड़ान स्कीम के चौथे चरण के लिए मार्गों के आवंटन को मंजूरी मिल गई है। नए रूटों में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और आइसलैंड को प्राथमिकता दी गई है। हवाई सफर के लिए जिन रूट्स को मंजूरी मिली है उसमें शामिल हैं गुवाहाटी से तेजू, तेजू से इम्फाल, गुवाहाटी से रूपसी, रूपसी से कोलकाता, बिलासपुर से भोपाल, हिसार से धर्मशाला, चंडीगढ़ से देहरादून, कानपुर से मुरादाबाद, अलीगढ़ और चित्रकूट, चित्रकूट से प्रयागराज और वाराणसी, अगरतला से शिलोंग, शिलोंग से इम्फॉल, सिलचर से डिब्रूगढ़ और दिल्ली से शिमला। सरकार ने मेट्रो शहरों के अलावा दूसरे छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए उड़ान स्कीम की शुरुआत की है। अब तक कुल 766 हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के कराची में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है। सैलाब में गश्त पर निकली पुलिस की एक गाड़ी भी फंस गई, जिससे इसमें सवार पुलिसकर्मियों की जान मुश्किल में पड़ गई। ये खौफनाक तस्वीर पाकिस्तान के कराची की है। जीप में सवार पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी, तभी अचानक सड़कों पर सैलाब आ गया। पुलिस के जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही जीप तेज बहाव में बहने लगी। जीप में सवार जवानों को बाहर आने तक का मौका नहीं मिला। मौत इनके सर पर मंडराने लगी। जवानों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो जान बचाने के लिए जीप की छत पर बैठ गए। मौत पल पल इनके नजदीक आ रही थी। पुलिस के जवान लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई बचाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस बीच कुछ लोग ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस के जवानों को बचाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार रस्सी के सहारे इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सका, तब जाकर इनकी जान में जान आई।